आज है 24 नवंबर सोमवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज के पॉडकास्ट की शुरुआत एक युग के अंत और देश दुनिया की बड़ी खबरों पर एक विस्तृत नज़र के साथ करते हैं। हिंदी सिनेमा ने अपना असली ही मैन खो दिया है, क्योंकि 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र का निधन हो गया, जो अपनी कोमलता और पौरुष के अनूठे संगम के लिए याद किए जाएंगे। उधर अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर खतरे की घंटी है, क्योंकि अक्टूबर में व्यापार घाटा 60% बढ़ गया है और पुराने निर्यात क्षेत्र पस्त नजर आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में चुनावी काम के बोझ तले दबे बीएलओ की मौत और आत्महत्या की खबरें व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। विदेश नीति के मोर्चे पर गाजा संघर्ष के बीच भारत ने अपना अब तक का सबसे बड़ा व्यापारिक दल इजरायल भेजा है, तो वहीं शंघाई एयरपोर्ट पर भारतीय महिला के साथ बदसलूकी और अरुणाचल को चीन का हिस्सा बताने का मामला गरमाया है। इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई और कश्मीर में प्रेस की आज़ादी से लेकर माओवादी नेतृत्व के अंदरूनी सच और शशि थरूर द्वारा प्रधानमंत्री के भाषण की तारीफ पर उठे सवालों तक सुनिए आज का पूरा और विस्तृत विश्लेषण। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 89 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया है। उनका जाना सिर्फ एक अभिनेता का जाना नहीं, बल्कि हिंदी सिनेमा के एक पूरे युग का धीमे धीमे ओझल हो जाना है। शुभरा गुप्ता अपने विश्लेषण में लिखती हैं कि 60 साल से अधिक के करियर में धर्मेंद्र को ही मैन और गरम धर्म जैसे उपनाम मिले, जो उनकी हटे कट्टे जाट वाली छवि पर सटीक बैठते थे। लेकिन मेरे लिए उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्में वे थीं जिनमें उन्होंने अपना नर्म धर्म पक्ष बाहर निकाला। उनका मजबूत शरीर एक कोमलता और एक सज्जनता को दर्शाता था, और उनका वो अद्वितीय मिश्रण जो उनके युग के लिए इतना दुर्लभ था, उन्हें एक संपूर्ण पुरुष बनाता था जो नर्म और गरम दोनों थे। उनकी फिल्मोग्राफी बेहद विविध रही। इसमें असित सिंह की सामाजिक रूप से जागरूक फिल्में शामिल थीं, जिनमें ममता और बिमल रॉय तथा ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में प्रमुख हैं। चेतन आनंद की हकीकत, जो भारत की सर्वश्रेष्ठ युद्ध फिल्मों में से एक बनी हुई है, उसमें भी उनका काम यादगार रहा। राज खोसला की जोरदार डाकू गाथा मेरा गांव मेरा देश में उनका अंदाज अलग ही था। यादों की बारात, जो नासिर हुसैन की ब्लॉकबस्टर थी और पहली हिंदी मल्टी स्टारर थी, उसमें भी धर्मेंद्र की चमक फीकी नहीं पड़ी। ऋषिकेश मुखर्जी के साथ उनकी कई फिल्मों में सर्वकालिक हास्य क्लासिक चुपके चुपके है, लेकिन बंदिनी या अनुपमा को कोई कैसे भूल सकता है। और निश्चित रूप से रमेश सिप्पी की शोले, जिसमें उन्हें निर्विवाद रूप से सभी सितारों के समूह के सबसे बड़े स्टार के रूप में शीर्ष बिलिंग मिली थी। ये ध्यान देने वाली बात है कि जब उन्होंने शोला और शबनम और सूरत और सीरत जैसी फिल्मों से शुरुआत की थी, तब राज कपूर, देव आनंद और दिलीप कुमार की लोकप्रिय तिकड़ी अभी भी मैदान में थी। उनके समकालीनों में राजेश खन्ना, जितेंद्र, विनोद खन्ना शामिल थे। दशक के अंत में अमिताभ बच्चन का प्रवेश हुआ, जिन्होंने हिंदी सिनेमा के नियमों को इतनी तेजी से और अचानक बदल दिया कि वो आगे चलकर सभी मुख्य परियोजनाओं के लिए डिफ़ॉल्ट पसंद बन गए। बच्चन के जबरदस्त उभार के सामने केवल धर्मेंद्र ही दृढ़ता के साथ खड़े रहे। राजेश खन्ना तेजी से बाहर हो गए, जितेंद्र दक्षिण भारतीय फिल्मों की रीमेक के सहारे टिके और विनोद खन्ना ओशो के आश्रम चले गए। एकमात्र स्टार जो पीछे नहीं हटा वो धर्मेंद्र थे। यह उल्लेखनीय है कि अमिताभ की कुछ सबसे बड़ी हिट फिल्मों में धर्मेंद्र उनके सह कलाकार थे, जैसे चुपके चुपके, शोले और राम बलराम। लुधियाना के नसराई गांव के एक स्कूल हेडमास्टर के बेटे धर्मिंदर सिंह देओल ने 1958 में फिल्मफेयर टैलेंट हंट के जरिए मुंबई का रुख किया था। 1948 में उन्होंने दिलीप कुमार की फिल्म शहीद देखी और उसी पल सिनेमाई दुनिया उनके भीतर बस गई। वे बार बार मुंबई आने लगे, कभी हताश होकर लौटे, कभी उम्मीद लेकर फिर आए। एक समय उन्होंने एक ड्रिलिंग कंपनी में नौकरी भी की, पर उनका मन तो फिल्मों में ही अटका था। प्रतियोगिता में वे दूसरे स्थान पर रहे, पर सफ़र अभी भी कठिन था। एक समय तो वे मुंबई छोड़ने ही वाले थे, पर दोस्त मनोज कुमार ने उन्हें रोक लिया। 1960 में अर्जुन हिंगोरानी ने उन्हें पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में मौका दिया। धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री ने उनके आकर्षण और व्यक्तित्व को पहचाना। 1966 की फिल्म फूल और पत्थर ने उन्हें ही मैन की पहचान दी। मीना कुमारी के साथ उनकी जोड़ी लोकप्रिय हुई, और उस प्रसिद्ध दृश्य ने, जिसमें वे एक वृद्ध महिला को ढकने के लिए अपना शर्ट उतारते हैं, उन्हें संवेदनशील मगर मजबूत नायक के रूप में स्थापित कर दिया। बाद के दशकों में धर्मेंद्र ने अपने बेटों सनी और बॉबी के साथ यमला पगला दीवाना जैसी फिल्मों में काम किया। उन्होंने श्रीराम राघवन की जॉनी गद्दार और अनुराग बसु की लाइफ इन ए मेट्रो में अमूल्य योगदान दिया। जॉनी गद्दार में उनका संवाद की उम्र की बात नहीं है, यह माइलेज है, उनके करियर का स्मारक हो सकता है। धर्मेंद्र का जाना वीर की मुस्कान, राका की शरारत, सत्यम की दृढ़ता और उन दयालु आंखों का जाना है जो अब हिंदी सिनेमा में शायद ही दोबारा मिले। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक चिंताजनक खबर है।
अक्टूबर महीने में भारत का वस्तु व्यापार घाटा पिछले साल की तुलना में लगभग 60% बढ़कर $42 बिलियन हो गया है। पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के विश्लेषण के अनुसार हालांकि सेवा निर्यात में मजबूती है और वहां $20 बिलियन का अधिशेष है, लेकिन यह वस्तुओं के व्यापार में हुए भारी घाटे की भरपाई करने में नाकाफी है। कुल व्यापार घाटा $22 बिलियन तक पहुंच गया है, जो पिछले साल के अक्टूबर से 141% ज्यादा है। गर्ग के मुताबिक कृषि व्यापार भारत के लिए एक मजबूत पक्ष बना हुआ है, जिसमें 40 से $50 बिलियन का वार्षिक निर्यात और लगातार अधिशेष रहता है। हालांकि पुराने औद्योगिक सामानों जैसे कपड़ा और इंजीनियरिंग गुड्स के निर्यात में अक्टूबर में 13 से 22% की गिरावट आई, जबकि आयात में बड़ी वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए उर्वरक आयात 87% बढ़ा है। इन क्षेत्रों में भारत की वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में सीमित भागीदारी के कारण व्यापार संतुलन बिगड़ने की संभावना है। नए औद्योगिक सामानों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सौर उत्पादों में भारत अभी भी एक मामूली खिलाड़ी है और आयात पर भारी निर्भरता रखता है। ऊर्जा आयात निर्भरता और सोने तथा चांदी के आयात में क्रमशः 200% और 528% की भारी वृद्धि के कारण व्यापार घाटे पर दबाव बना हुआ है। रत्न और आभूषण निर्यात में भी 30% की गिरावट आई है। गर्ग का मानना है कि जब तक भारत अमेरिका, यूरोपीय संघ और चीन के साथ रुके हुए व्यापार समझौतों को अंतिम रूप नहीं देता और नई औद्योगिक नीतियों में सुधार नहीं करता, निर्यात की स्थिति स्थिर रहने की संभावना है। चालू वर्ष में वस्तु व्यापार घाटा लगभग $350 बिलियन तक पहुंच सकता है। देश भर में मतदाता सूची पुनरीक्षण के काम में लगे बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओ पर काम का अत्यधिक दबाव जानलेवा साबित हो रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में पिछले एक महीने में 3 महिला बीएलओ की मौत हुई है, जिनमें से 2 ने आत्महत्या की है। आखिरी मौत नदिया के कृष्णानगर में हुई थी। कर्मचारियों का आरोप है कि 2 साल का काम उनसे 1 महीने में कराया जा रहा है। उन्होंने इसके खिलाफ कोलकाता की सड़कों पर मार्च भी किया। इसी तरह की खबरें गुजरात से भी हैं। खेड़ा जिले में एक शिक्षक जो बीएलओ का काम कर रहे थे की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वहीं सूरत में 26 वर्षीय एक महिला बीएलओ और तकनीकी सहायक डिंकल शिंगोडावाला अपने बाथरूम में संदिग्ध अवस्था में बेहोश पाई गई और बाद में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इसे गीजर गैस से दम घुटने का मामला बताया है, लेकिन कर्मचारी संगठन इसे काम के तनाव से जोड़ रहे हैं। यूपी के नोएडा में लापरवाही के आरोप में 60 से अधिक बीएलओ पर एफआईआर दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर सवाल उठाया है कि जब राज्य के पास सक्षम कर्मचारी हैं तो डेटा एंट्री का काम निजी एजेंसियों को आउटसोर्स क्यों किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर 2 बड़ी खबरें भारत की विदेश नीति की दिशा को लेकर हैं। पहली खबर इजरायल से है। गाजा में जारी संघर्ष और नरसंहार के आरोपों के बीच भारत ने इजरायल के साथ अपने संबंधों को और गहरा किया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अब तक के सबसे बड़े भारतीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ इजरायल का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल में हाईटेक, फार्मा, रोबोटिक्स और एग्रीटेक जैसे क्षेत्रों की कंपनियों के 100 से अधिक प्रतिनिधि शामिल थे। इस दौरान भारत और इजरायल के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए गए। गोयल ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू और मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच से मुलाकात की। स्मोट्रिच फिलिस्तीनियों के खिलाफ अपने बयानों के लिए विवादित रहे हैं। विपक्षी दलों और मानवाधिकार संगठनों ने इस यात्रा की आलोचना की है, खासकर ऐसे समय में जब ग्लोबल साउथ के कई देश जैसे बोलीविया, कोलंबिया और दक्षिण अफ्रीका इजरायल पर प्रतिबंधों की बात कर रहे हैं। दूसरी खबर चीन से है, जो भारत के लिए कूटनीतिक अपमान का विषय बनी है। अरुणाचल प्रदेश की एक महिला पेमवांग थोंगडॉक को चीन के शंघाई एयरपोर्ट पर 18 घंटे तक हिरासत में रखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी अधिकारियों ने उनके भारतीय पासपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। महिला का आरोप है कि अधिकारियों ने उनका नाम लेकर चिल्लाया इंडिया इंडिया और उन्हें अलग कर दिया। जब उन्होंने पूछा तो अधिकारी ने कहा कि अरुणाचल चीन का हिस्सा है और उनका पासपोर्ट अमान्य है। महिला को जापान की कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं लेने दी गई। वह न तो टिकट दोबारा बुक करवा पाई न भोजन खरीद पाई। उन्होंने आरोप लगाया कि कई आव्रजन कर्मियों ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें चीनी पासपोर्ट लेने का सुझाव दिया। पीड़ित महिला ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर इसे भारत की संप्रभुता का अपमान बताया है और हस्तक्षेप की मांग की है। दिल्ली में जानलेवा होते प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर हुए एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन को पुलिस ने बलपूर्वक रोक दिया। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार शाम जमा हुए 50 से 60 नागरिकों का कहना था कि वे केवल साफ हवा की मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनके साथ धक्का मुक्की की और 5 लोगों को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बिना महिला पुलिसकर्मियों के पुरुष अधिकारियों ने महिलाओं को जबरन हटाया। ये प्रदर्शन ऐसे समय में हुआ जब दिल्ली का एक्यूआई 391 और एनसीआर के कई इलाकों में गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। सरकार का कहना है कि 271 वाटर स्प्रिंकलर सड़कों पर पानी छिड़क रहे हैं और दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण खबरें भी हैं। भारतीय नौसेना ने उतले पानी में चलने वाले पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस माहे को कमीशन किया है।
ये जहाज 80% स्वदेशी सामग्री से बना है और तटीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके प्रतीक चिन्ह में कलरीपेट्टू की लचीली तलवार उरुमी है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी.आर. गवई ने सेवानिवृत्ति के दिन एक नई मिसाल पेश की। अपने उत्तराधिकारी के शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने आधिकारिक मर्सिडीज छोड़कर राष्ट्रपति भवन की एक वैकल्पिक गाड़ी का इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 8 दिसंबर तक टाल दी है। सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा है। अब रुख करते हैं आज के प्रमुख संपादकीय और विश्लेषणों का। वरिष्ठ पत्रकार और एमनेस्टी इंडिया के प्रमुख आकार पटेल अपने लेख में कश्मीर में प्रेस की आज़ादी पर सवाल उठाते हैं। वे लिखते हैं कि सूत्रों के हवाले से कश्मीर टाइम्स की संपादक अनुराधा भसीन के खिलाफ खबरें चलाई जा रही हैं। पटेल 2020 की न्यू मीडिया पॉलिसी का जिक्र करते हैं, जिसके तहत अधिकारियों को ये तय करने की असीमित शक्ति मिल गई है कि कौन सी खबर फरेबी, अनैतिक या राष्ट्र विरोधी है। पटेल लिखते हैं कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट में इंटरनेट बहाली के मामले में सरकार ने तर्क दिया था कि इंटरनेट तक पहुंच मौलिक अधिकार नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में इसे इंटरनेट जिहाद बताया था। पटेल आंकड़े देते हुए कहते हैं कि कश्मीर में हिंसा का चरम 2001 में था, जब 4000 से अधिक लोग मारे गए थे और तब वहां इंटरनेट या मोबाइल नहीं था। इसलिए हिंसा और इंटरनेट का कोई सीधा संबंध नहीं है। पटेल का कहना है कि इंटरनेट शटडाउन और छापों के जरिए कश्मीर में मीडिया को खामोश किया जा रहा है, जबकि जम्मू का प्रेस और बाकी भारत का मीडिया इस पर चुप है। लेखक ओमर अहमद प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का विश्लेषण करते हुए इसे कायरतापूर्ण करार देते हैं। उनका तर्क है कि प्रधानमंत्री वैश्विक मंचों से नदारद हैं, चाहे वो आसियान शिखर सम्मेलन हो या संयुक्त राष्ट्र महासभा। ओमर लिखते हैं कि अपनी तमाम बड़ी बड़ी बातों के बावजूद मोदी डरपोक हैं। वे करण थापर के इंटरव्यू, राहुल गांधी के गले मिलने या पंजाब में प्रदर्शनकारियों का सामना करने से बचते रहे हैं। मणिपुर के गृह युद्ध पर भी उनकी चुप्पी लंबी रही। ओमेर लिखते हैं कि जब वैश्विक व्यवस्था बिखर रही है, अमेरिका और इजरायल आक्रामक हैं और रूस यूक्रेन युद्ध जारी है, तब भारत ने खुद को एक तरह से लो प्रोफाइल कर लिया है। वे सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच बढ़ते संबंधों और परमाणु विकल्प की संभावनाओं की ओर इशारा करते हैं। उनका कहना है कि भारत महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई ठोस स्टैंड नहीं ले रहा और केवल बुरी खबरों को चुपचाप निगल रहा है, जिसका खामियाजा रणनीतिक हितों के नुकसान के रूप में भुगतना पड़ सकता है। शुभरांशु चौधरी अपने लेख में माओवादी कमांडर हिड़मा की मौत के पीछे की एक अलग और चौंकाने वाली कहानी बताते हैं। उनका दावा है कि हिड़मा की मौत बस्तर के आदिवासियों के साथ एक धोखा है। चौधरी लिखते हैं कि 16 जनवरी 2024 को माओवादियों ने धर्मावरम कैंप पर एक बड़ा हमला किया था, जिसमें 600 ग्रेनेड दागे गए थे। लेकिन इस हमले के नाकाम होने के बाद माओवादी आंदोलन के भीतर एक दुर्लभ विद्रोह हुआ। आदिवासियों की बहुलता वाली डिवीजनल कमेटियों ने एक चिट्ठी लिखी, जिसमें कहा गया कि पुलिस कैंपों के कारण लड़ाई मुश्किल हो गई है, इसलिए हथियार डालकर विकल्पों पर सोचना चाहिए। ये चिट्ठी तेलुगु नेतृत्व वाले माओवादी आंदोलन के खिलाफ आदिवासियों की आवाज थी। हिड़मा, जो शीर्ष आदिवासी नेता था, इस चिट्ठी का समर्थन कर रहा था। चौधरी का दावा है कि हिड़मा वन अधिकारों और स्वायत्तता पर सरकार से बात करना चाहता था, लेकिन माओवादी पार्टी की शीर्ष सेंट्रल कमेटी ने इसे खारिज कर दिया। हिड़मा के समर्थकों का आरोप है कि उसके ही संगठन के लोगों ने उसकी लोकेशन पुलिस को लीक कर दी, जिससे वो मारा गया। ये घटना आदिवासियों के उस अंतहीन छल को दर्शाती है जो वे सरकार और माओवादी नेतृत्व दोनों तरफ से झेल रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार ए.जे. फिलिप अपने लेख एट टू थरूर में शशि थरूर द्वारा पीएम मोदी के रामनाथ गोयन का व्याख्यान की तारीफ करने पर हैरानी जताते हैं। फिलिप लिखते हैं कि मोदी का भाषण तथ्यात्मक रूप से गलत और ऐतिहासिक छेड़छाड़ से भरा था। मोदी ने दर्शकों को याद दिलाया कि रामनाथ गोयनका ने जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन यह नहीं बताया कि विजया राजे सिंधिया की मदद से ही वे जीत पाए थे। फिलिप ने मोदी द्वारा थॉमस बेबिंगटन मैकॉले के बारे में दिए गए उद्धरण को भी झूठा बताया है। मोदी ने दावा किया था कि मैकॉले ने भारत की समृद्धि की तारीफ की थी और संस्कृति को तोड़ने की बात कही थी, जबकि विद्वानों का कहना है कि मैकॉले ने ऐसा कभी नहीं लिखा। फिलिप मोदी के उस दावे पर भी सवाल उठाते हैं, जिसमें उन्होंने बिहार चुनाव में महिलाओं की भागीदारी को विकास का वोट बताया था। फिलिप तर्क देते हैं कि बिहार में चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत लाखों महिलाओं के खातों में 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफर किए गए थे। यह विकास नहीं बल्कि एक तरह का प्रलोभन था। फिलिप लिखते हैं कि जिस तरह प्लासी की लड़ाई बारूद से नहीं बल्कि मीर जाफर की गद्दारी और रिश्वत से जीती गई थी, वैसे ही आज के चुनाव नीलामियां बन गए हैं। ऐसे भाषण को सम्मोहक बताने पर फिलिप ने थरूर की कड़ी आलोचना की है और पूछा है कि क्या वे राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वे शेक्सपियर के नाटक जूलियस सीजर के संवाद एट टू ब्रूट्स यानी तुम भी ब्रूट्स का हवाला देते हुए कहते हैं कि यह एक बुद्धिजीवी का सत्ता के सामने समर्पण है। आज के हरकारा में बस इतना ही। धर्मेंद्र की यादव। देश की आर्थिक चुनौतियों और सियासी हलचलों के बीच ये सप्ताह कई सवाल छोड़कर जा रहा है।
आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतज़ार रहेगा। आप हमें अपने सुझाव और टिप्पणियां भेज सकते हैं। ये पॉडकास्ट आप सबस्टैक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई और ट्विटर पर भी सुन सकते हैं। जुड़े रहिए हरकारा के साथ, जहां शोर कम और रोशनी ज़्यादा है। धन्यवाद। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।